इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी तक आप समझ ही गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे कि दो तरह की इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मेनली चाहिए होती है जो अर्निंग मेंबर है फैमिली की, बिकॉज उसमें एक इनकम रिप्लेसमेंट कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अर्निंग मेंबर है फैमिली के लिए और फैमिली उन पर डिपेंडेंट है अपनी नीड्स के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अगर वो नहीं रहे तो फैमिली को एक इंश्योरेंस अमाउंट मिलना चाहिए सो दैट वो सेम लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाए। इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस जरूरी होता है सिर्फ अर्निंग मेंबर के लिए जिसपे डिपेंडेंट्स हैं। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा भी बोलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए जरूरी है, वो आप जानते ही है क्यों। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछना जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 16 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ। एंड ऑल्सो एक चीज बताना चाहूंगी, आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप 10 इंश्योरेंस एजेंट्स इन इंडिया। और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है जो क्वेश्चंस आपको अपने से पूछने, ऐसे 4 क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूंगी जो आपको अपने से पूछने हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले, और 8 क्वेश्चंस ऐसे जो आपको इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस एडवाइजर से या जहां भी आप इंश्योरेंस देख रहे हैं वहां पूछने जरूरी हैं। सो पहले बात करेंगे जो क्वेश्चंस आपको अपने से पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है जब भी आप इंश्योरेंस की बात करते हैं कि कवरेज कितना एडिक्वेट है, मतलब कितना कवरेज सही रहेगा आपके लिए। तो इसके लिए 2-3 पैरामीटर्स हो सकते हैं चूज करने के लिए। एक तो होता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, टीयर 1 या टीयर 2। अगर आप टीयर 1 में रह रहे हैं जहां पे मेडिकल एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है तो उस केस में आप इंश्योरेंस अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। अगर आप टीयर 2 में रह रहे हैं, टीयर 2 का ये होता है बेसिकली टीयर 1 और टीयर 2 के प्रीमियम्स भी थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि लॉजिक यही है कि टीयर 1 में ट्रीटमेंट कॉस्ट ज्यादा है, टीयर 2 में ट्रीटमेंट कॉस्ट थोड़ी सी कम है। एक तो ये लॉजिक हो सकता है कि आप टीयर 1 में रहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा इंश्योरेंस लेंगे, टीयर 2 में रहते हैं तो थोड़ा सा कम से भी आपका काम चल जाएगा। मतलब वहां पे अगर एग्जाम्पल ले हम, हार्ट सर्जरी आपको टीयर 1 में करानी है तो आपको जो अमाउंट लगेगा वो ज्यादा लगेगा, टीयर 2 में करानी है तो कम लगेगा। फिगर देना चाहे तो फिगर ये है कि अगर आप टीयर 1 सिटी में हैं तो 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस एक एडिक्वेट और डिसेंट इंश्योरेंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और 4 मेंबर्स है और अगर साल में लेट्स से मतलब किसी भी एक्सपेंस के लिए हमें जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, और उस एक्सपेंस का अगर हम एवरेज ले लें कि अगर पर डे हॉस्पिटल कोई रह रहा है तो कितनी कॉस्ट है। अगर हम एवरेज लेते हैं कि अगर 20-30 हजार रुपए पर डे की कॉस्ट है ऑन एन एवरेज, तो अगर किसी को ऑन एन एवरेज इन ईयर, एक साल में अगर 10 दिन भी हॉस्पिटल रहना पड़ता है तो 3 लाख 4 लाख का कवर ठीक है। बट अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी जिसका खर्चा बहुत ज्यादा है, जैसे हार्ट एलिमेंट हो गया, कैंसर हो गया, कोई ऐसी चीजें हो गई तो आपको पैसा और भी लग सकता है। यहाँ पे आप 10-15 लाख ऑन अ मिनिमम साइड आप कंसिडर कर सकते हैं। यही अगर आप टीयर 2 में हैं तो इसको थोड़ा सा और कम लेके चल सकते हैं। 10 लाख का कवर, 8 लाख का कवर है सफिशिएंट। ये भी है, कई लोग बोलेंगे हम टीयर 2 में है लेकिन हम टीयर 1 में भी ट्रीटमेंट कराना मतलब सोच सकते हैं, डेफिनेटली आप सोच सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से लीजिए कि अगर आप कल को टीयर 1 में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो कवर शुड बी हायर। दूसरा होता है आपके इनकम लेवल से लिंक्ड होता है। जैसे हम टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं कि इट शुड बी 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, मतलब अगर उतना होगा तो सही रहेगा फैमिली के लिए। तो यहाँ पे भी बिकॉज आपका एक लाइफस्टाइल है और आप चाहेंगे कि उस मतलब ऐसे जगह पे ट्रीटमेंट कराएं जो आपके इनकम के साथ भी मैच करता हो। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना आपके इनकम के साथ उसको सिंक में हो तो एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम शुड बी योर इंश्योरेंस। दिस इज अनदर वे टू लुक एट इट। दूसरा हम बात करेंगे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर, मतलब कौन सी सही है। पहले तो मैं दोनों का डिफरेंस बताना चाहूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल होता है कि अकेले की इंश्योरेंस लेना। मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर हम 4 लोगों की फैमिली है, मैं इंडिविजुअल अपनी इंश्योरेंस लेना चाह रही हूँ या इंडिविजुअली चारों की अलग अलग इंश्योरेंस लेना चाह रही हूँ, तो हम चारों की अलग अलग इंश्योरेंस होगी विच इज एन इंडिविजुअल इंश्योरेंस। लेट्स से 10 लाख की इंश्योरेंस सबकी, तो जरूरत पड़ेगी 10 लाख तक तो सब यूज कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर होता है बेसिकली एन अम्ब्रेला कवर। टोटल 10 लाख की इंश्योरेंस है और 4 लोग शेयर कर रहे हैं तो जिसको भी जरूरत है वो उस पूल में से पैसा लेके यूज कर सकता है। सो बेसिकली इंडिविजुअल का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेट्स से आप मैं एग्जांपल लूंगी, 10 रुपए मैं अपने लिए दे रही हूँ, 10 रुपए हस्बैंड के लिए, 10 रुपए बेटे के लिए और 10 रुपए बेटी के लिए। यहाँ पे 40 रुपए का प्रीमियम जाएगा या जो भी कैलकुलेशन होगी। वेयरएज फैमिली फ्लोटर में 40 की जगह अगर 4 लोग शेयर करें तो हो सकता है 25 रुपए का प्रीमियम जाए, तो आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। दूसरा ये है फैमिली फ्लोटर लेने का एडवांटेज ये है क्योंकि सभी एक साथ बीमार नहीं पड़ते हैं, सबको एक साथ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी देख सकते हैं अगर आपकी फैमिली है तो। अगर आप कवरेज ज्यादा चाहते हैं, गो फॉर हायर सम एश्योर्ड बट गो फॉर फैमिली फ्लोटर। इकोनॉमिकल भी पड़ता है एंड इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस टू बाय फैमिली फ्लोटर प्लान।
ये भी क्वेश्चन आता है कि अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए, हम सारी पूरी फैमिली एक ही पॉलिसी में कंबाइंड हो सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, बिकॉज लेट्स से आप एक कंबाइंड प्लान लेते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आप कंबाइंड 5-6 लोग एक पॉलिसी में हैं। आप प्रीमियम ऑलमोस्ट उतना ही पे करेंगे जितना आप 2 पॉलिसीज में पे करेंगे। मान लीजिए पेरेंट्स की पॉलिसी 2 एडल्ट्स की अलग ले ली, आपने अपनी 2+2 की पॉलिसी अलग ले ली, तब भी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही पड़ेगी। बट एडवांटेज क्या होगा कि कवरेज आपको ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि 2 पॉलिसीज है तो कवरेज स्प्लिट हो गई और ज्यादा मिल गई। कॉस्ट उतनी पड़ रही है क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेट होता है हाईएस्ट एज पे। प्लस चांसेस है कि पेरेंट्स की पॉलिसी पे लोडिंग लगने के चांसेस है, बिकॉज उनकी एज के हिसाब से हो सकता है कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हो और लोडिंग लग जाए, प्रीमियम इंक्रीज हो जाए, तो वो पूरी पॉलिसी पे लगने की बजाय वो इंडिविजुअली उनकी पॉलिसी पे लग जाएगा। इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप बोथ द पॉलिसी सेपरेट। और एक और एडवांटेज है ही, आप जानते हैं, अगर आप पेरेंट्स का प्रीमियम पे कर रहे हैं एंड वो 60 ईयर से ऊपर है तो आपको सेक्शन 80D का भी बेनिफिट मिलता है। तो आप अपनी पॉलिसी के लिए अलग क्लेम करेंगे, उनकी पॉलिसी के लिए अलग क्लेम करेंगे। सो 25,000 आप अपनी पॉलिसी के लिए, और अगर पेरेंट्स 60 से ऊपर है तो 50,000 उनकी पॉलिसी के लिए सेक्शन 80D में साल में प्रीमियम रिबेट ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है किस एज पे पॉलिसी लेनी चाहिए। कई बार मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिसमें दे आर यंग, मतलब 25-30 ईयर्स की एज है, पॉलिसी में अब लूं या मैं 45 पे लूं जब मेरे कॉर्पोरेट कवर सीज हो जाए, या मैं 50 पे जाके लूं जब मेरे पास अपना कॉर्पोरेट कवर नहीं है और जब एक्चुअली में मुझे जरूरत पड़ सकती है हेल्थ इंश्योरेंस यूज करने की। तो व्हाट इज एन आइडियल एज टू बाय। तो इसका क्वेश्चन है कि जब आपने सोच लिया कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, दैट इज द राइट एज टू बाय। तो जितना जल्दी हो उतना बेटर है, अर्लियर द बेटर। सो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अर्ली एज पे लेते हैं तो आपके पास, क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशन मोस्ट लाइकली बेटर है, आप हेल एंड हार्टी है, तो आपके पास चॉइस है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप चूज कर सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। आने वाले सालों में हो जाए कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो जाए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई क्रिटिकल इलनेस या कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, तो आपको सेम चॉइस नहीं मिलेगी अक्रॉस द इंश्योरर। जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, प्लस कॉस्ट भी हायर होगी। आप जब जल्दी लेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत लो होती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आंसर है इसका वो है आपका पीस ऑफ माइंड। आपको नहीं पता कि मेडिकल इमरजेंसी कब आएगी, कौन सी एज पे आएगी, तो उसी के लिए आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसी के लिए प्रोविजन ले रहे हैं। पूरा प्रोबेबिलिटी पे काम करता है कि कब जरूरत पड़ सकती है, कब नहीं। मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई, मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो गया, देन व्हाट, एक्सीडेंटल इंजरी के लिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए ही चाहिए। सो अर्लियर द बेटर। अगला क्वेश्चन आता है जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस या अपनी स्टैंड अलोन इंश्योरेंस लें। सो इसका आंसर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस वर्सेस इंडिविजुअल रिटेल इंश्योरेंस। तो आंसर यही है कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो आपकी है दैट इज नॉट अ परमानेंट इंश्योरेंस। जब तक आप काम कर रहे हैं वहां पे अपने कॉर्पोरेट के साथ, तब तक वो इंश्योरेंस कवर है। द मोमेंट यू लीव द कंपनी या उनकी कुछ पॉलिसीज इंटरनली भी चेंज हो सकती हैं, या आप कहीं और ज्वाइन करते हैं, वहां पे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है। मान लीजिए आप कॉर्पोरेट छोड़ के यू वांट टू ज्वाइन अ स्टार्टअप और यू वांट टू डू अ स्टार्टअप, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तब भी आपके पास इंश्योरेंस का ऑप्शन नहीं होगा। और सेम लॉजिक जो ऊपर वाला अप्लाई होता है कि लेट्स से आप बोलते हैं कि अभी तो कॉर्पोरेट चल रहा है, मैं बाद में इंडिविजुअल ले लूंगा या ले लूंगी। सो देन ऑल्सो द सेम लॉजिक कि हो सकता है हेल्थ कंडीशन सेम हो या ना हो, आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, पॉलिसी ना मिले, तो अपना एक इंडिविजुअल स्टैंड अलोन पॉलिसी साथ साथ चलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। एक और पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया था कि सेक्शन 80D का बेनिफिट तो मिलेगा ही। सो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो 80D का बेनिफिट ले रहे हो, अपनी इंश्योरेंस ले ले। सो ये थे 4 क्वेश्चन जो आपको अपने से पूछने थे। अब हम 8 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पूछने हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी में चेक करना है बाय करने से पहले कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। सो सबसे पहला, हम ये प्रीमियम पे कंपेयर करते हैं पॉलिसी को, बट रिमेंबर चीप इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। हम कॉस्ट पे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि पॉलिसी में कवर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को या देखना चाहिए पॉलिसी वर्डिंग में कि को पेमेंट या कैपिंग तो नहीं है। मतलब आपको हो सकता है कि पॉलिसी ए लेट्स से 30,000 रुपीज चार्ज कर रही है फॉर 5 लाख इंश्योरेंस, पॉलिसी बी आपको 15,000 रुपीज चार्ज कर रही है। इतना डिफरेंस है तो डेफिनेटली बेनिफिट्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होगा। तो वो डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहला जो आप रूल लगाएंगे वो है कि को पेमेंट है कि नहीं है। कि हो सकता है कि जो पॉलिसी बी है उसमें लिखा होगी 20% को पेमेंट है, मतलब अगर बिल आएगा लेट्स से 1 लाख का बिल आया तो 20,000 आप पे करोगे, 80,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो वहीं पे बराबर हो जाएगा जो आपका कॉस्ट का डिफरेंस है। या कोई कैपिंग है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि इन डिजीज पे हम इतना देंगे, रूम रेंट पे कैपिंग है, सब लिमिट्स है, मतलब 100% कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं है, तभी कॉस्ट लोअर है। तो ये देखना जरूरी है कि कॉस्ट में डिफरेंस है क्यों। अगर बेनिफिट्स आपको लगता है एट पार है, मतलब ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से कॉस्ट में डिफरेंस है,
सो वो आपको पता लग जाएगा वहीं पे। तो पहले सबसे क्वेश्चन यही देखना है कि को पेमेंट्स या कैपिंग्स या सबलिमिट्स हैं कि नहीं है पॉलिसी में। बिकॉज अभी तो प्रीमियम अच्छा लगता है कि आप सेव कर रहे हो, बट कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए और बड़ा बिल आ जाए तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको अपनी पॉकेट से बेयर करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट होता है रूम रेंट एलिजिबिलिटी। मतलब आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का टोटल जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है पूरा रूम रेंट के ऊपर। अगर आप एक नॉर्मल रेगुलर सिंगल रूम ले रहे हैं तो उसका एक्सपेंस अलग होगा। आप अगर डीलक्स में जा रहे हैं एक्सपेंस अलग होगा। अगर स्वीट कैटेगरी में जा रहे हैं तो एक्सपेंस अलग होगा। और नीचे आ जाए तो ट्विन शेयरिंग बेसिस रूम पे जाएंगे तो एक्सपेंस अलग होगा। तो अगर आप ये देख लें कि पॉलिसी में रूम रेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि 1% ऑफ सम एश्योर्ड, आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड होता है 5,000 रुपीज। तो अगर 5,000 रुपीज की एलिजिबिलिटी है और आप चाह रहे हैं कि आप 8,000 वाले रूम में आए तो आपका सिर्फ 3,000 पर डे का डिफरेंस नहीं होगा, सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा। आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट, आपकी सर्जरी कॉस्ट, डॉक्टर के विजिट करने की कॉस्ट और तो और डाइटेशियन की भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इवेंचुअली यू एंड अप पेइंग 20-30% एक्स्ट्रा। आपको 20-30% अपनी पॉकेट से डालना पड़ता है अगर आप रूम रेंट वाली पॉलिसी में जा रहे हैं और सिंगल रूम ऑप्ट कर रहे हैं तो। सो इस केस में आप चेक कीजिए कि कोशिश करें रूम रेंट कैपिंग ना हो किसी तरह की, वो वाली पॉलिसी चूज करें सो दैट ये रिस्ट्रिक्शन आपके पास ना जाए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटलाइज हो रहे होते हैं और इमरजेंसी में हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये सोचने का टाइम भी नहीं होता कि कौन सा रूम लेना है। लेट्स से कोई फैमिली मेंबर एडमिट करा रहा है आपको तो उनको नहीं पता आपकी पॉलिसी के रूल्स क्या है। सो बेटर है गो विदाउट रूम रेंट कैपिंग या एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट रूम की एलिजिबिलिटी हो जहां पे ये कैलकुलेशन ना करना पड़े कि कितना मुझे देना है, कितना इंश्योरेंस कंपनी देगी। नेक्स्ट है आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवरेज कब शुरू हो रहा है। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने से पहले आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कुछ किसी के हैं तो मतलब पहले से कुछ एग्जिस्टिंग है, जैसे कि कोई पुरानी सिग्निफिकेंट हॉस्पिटलाइजेशन है या कोई लाइफस्टाइल मेडिसिन आप लेते हैं या कुछ भी ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है विच इज अ सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री और रेगुलर बेसिस पे आप ले रहे हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग काउंट करता है पॉलिसी लेने से पहले। तो इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती है डिपेंडिंग ऑन दी पीईडी आपका है क्या, कितना माइल्ड है। मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस है तो शायद इंश्योरेंस कंपनी ना कवर करे। तो अगर पीईडी का कवरेज देखेंगे तो इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to 3 years, 1 to 4 years भी हैं कुछ पॉलिसीज। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो पीईडी को कितना जल्दी कवर कराना। तो जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, मैं एग्जांपल लूंगी, लेट्स से किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है और वो पॉलिसी लेना चाह रहे हैं। कई पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है जो 1 year बाद भी कवर करती हैं कि जो आपका पीईडी से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड जो भी होगा हम 1 साल बाद कवर करेंगे या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद। तो अब आप देखिए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस पीईडी से रिलेटेड कवरेज जल्दी से जल्दी पाना, या यू आर कंफर्टेबल कि 3-4 साल की कवर हो जाए तो आई एम ओके। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप डे 1 से भी कवर कर सकते हैं इन सब चीजों को। कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जहां पे लेट्स से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की हॉस्पिटलाइजेशन आप पहले दिन से भी कवर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपको अपनी पॉलिसी में चेक करना है कि पीईडी का कवरेज कितने टाइम बाद आपके पीईडीज कवर हो रहे हैं। तो उस पीईडी और पीईडी से रिलेटेड चीजें, जैसे मैंने बात करी कि ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीजें तो कितने टाइम बाद कवर हो रही है देखना जरूरी है पॉलिसी में। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स का देखना जरूरी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि परमानेंट लिस्ट नहीं होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट एक बेंचमार्क है जो आप लेके चल सकते हैं कि अगर मैं आज पॉलिसी ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मुझे अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया तो उसमें अगर कैशलेस ट्रीटमेंट कराना पड़ गया, मतलब हॉस्पिटल जाके उनका टाई अप है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो रीइंबर्स, वो वहीं पे वहीं इंटरनल सेटलमेंट कर देंगे, मुझे कुछ नहीं देना अपनी पॉकेट से। इफ आई वांट दैट कन्वीनियंस सो आई नीड टू लुक एट दी कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट। हर एक का एक टाई अप होता है, आप उनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, लोकेट हॉस्पिटल देख सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल कवर्ड है कि नहीं है। हो सकता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहे बिकॉज टाई अप्स चेंज होते रहते हैं। नहीं है कि कोई कंपनी अगर 10,000 हॉस्पिटल की लिस्ट है तो वो अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है। आप अपने विसिनिटी में चेक करें कि अगर आपको कभी जाना पड़ जाए तो आप अगर उन हॉस्पिटल्स में जाना चाहे वो कवर्ड है कि नहीं है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज्यादा होने से बेनिफिट नहीं होगा पॉलिसी में, रादर देन आपके लोकेलिटी में या आप जो हॉस्पिटल्स देख रहे हैं कभी जाएंगे वो कवर्ड है कि नहीं है कैशलेस पे। और ये भी देखना जरूरी है कि जो टीपीए है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, हम सारे लोग जानते हैं। सो ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एक थर्ड पार्टी है या एक इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है। तो इन हाउस है तो बेटर है क्योंकि टाइम जो इन्वॉल्व है क्लेम सेटलमेंट में वो कम हो जाता है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो प्रोसेस ये होता है कि हॉस्पिटल विल अप्रोच टीपीए, टीपीए विल गेट इन टच विद इंश्योरेंस कंपनी एंड देन द क्लेम इज सेटल्ड। अगर वो टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी सेम है,
मतलब उनकी अपनी टीम है इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम्स हैंडल कर रही है, तो वो टाइम भी कम इन्वॉल्व होता है और थोड़ा प्रोसेस ईजियर हो जाता है। आपको दो दो जगह कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होती है। अगला पॉइंट देखने की जरूरत है कुछ बेसिक बेनिफिट्स लाइक डे केयर कवरेज, कि डे केयर आपकी पॉलिसी में कवर्ड है कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में डे केयर कवर होता है। डे केयर होता है कि अगर आपको 24 एक क्लॉज होता है जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं कि आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है टू गेट दी क्लेम। डे केयर होता है कि 24 आवर्स की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो सुबह जाके अगर शाम को हम डिस्चार्ज हो जाएं और उसमें वो ट्रीटमेंट हो गया तो देन ऑल्सो 24 आवर्स वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता और आपको क्लेम मिल जाता है। तो चेक कीजिए कि डे केयर प्रोसीजर्स कौन कौन से कवर्ड है आपकी पॉलिसी में। मोस्टली डे केयर प्रोसीजर्स सब पॉलिसी में कवर्ड होते हैं, किसी में लिस्ट होती है, किसी में सारे कवर्ड करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि आजकल पॉलिसीज में है रीफिल बेनिफिट। आप चेक करें आपकी पॉलिसी में रीफिल बेनिफिट है या नहीं है। सो रीफिल का मतलब क्या है? एज सिंपल एज आपने इंश्योरेंस कवर लिया, लेट्स से 10 लाख का कवर लिया, 10 लाख खत्म हो गया एक साल में, आपका और इंश्योरेंस कंपनी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो 10 लाख कवरेज खत्म हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रीफिल कर देगी। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में आपको मिलेगा, उनके अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, रीफिल कर देगी। आप सेम इलनेस के लिए यूज कर सकते हैं या आप डिफरेंट इलनेस के लिए यूज कर सकते हैं, या आप एक बार यूज कर सकते हैं, या आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो अपनी पॉलिसी में देखें कि कौन सा रीफिल बेनिफिट अवेलेबल है। कोशिश करें वो वाली पॉलिसी लें जिसमें जो रीफिल बेनिफिट है जिसमें ये क्लॉज ना हो कि अनरिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम 4 लोगों की पॉलिसी है और मैं हॉस्पिटलाइज होती हूँ, पूरा 10 लाख कंज्यूम हो जाता है प्रॉब्लम ए पे, ठीक है, और मुझे साल में दोबारा जरूरत पड़ गई वो प्रॉब्लम ए के लिए यूज करना। अगर मेरी पॉलिसी में ये क्लॉज है कि मैं अनरिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए ही रीफिल ले सकती हूँ, तो मेरे वो काम नहीं आएगा कवर। तो बेटर है मैं वो पॉलिसी लूं जिसमें ये क्लॉज ना हो कि अनरिलेटेड इलनेस पे आप रीफिल सिर्फ यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं वेलनेस बेनिफिट, मतलब आपका इंश्योरेंस प्लान वेलनेस बेनिफिट पे कितना फोकस कर रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो एक चीज जो पहले से कवर होती आ रही है वो इलनेस। हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कि कभी कोई बीमारी हुई तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे रेस्क्यू के लिए आएगी, बट आजकल जो पॉलिसीज अवेलेबल है इलनेस तो है ही, मान लीजिए इलनेस नहीं हुई तो आपके वेलनेस पे भी फोकस करते हैं वो। आपको अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रीमियम पेमेंट के अगेंस्ट, या कुछ डिस्काउंट्स आप ले सकते हैं जब आप फार्मेसी पे जा रहे हैं और मेडिसिन खरीद रहे हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट करा रहे हैं एंड सो ऑन। और कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप ऑलमोस्ट हर कंपनी आपको देती है। आपने पॉलिसी ली तो वो आपको साल में एक बार ही कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप दे देंगे कि आप अपना फुल बॉडी चेकअप करा लें और चेक कर लें कोई डिविएशन तो नहीं है। डिविएशन है तो आप अपना ध्यान रखेंगे, उसका ट्रीटमेंट टाइमली ले लेंगे और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। एक तो विन विन सिचुएशन कस्टमर के लिए है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी है क्योंकि उनके क्लेम्स कम आएंगे अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे और टाइमली अगर आप ट्रीटमेंट कर लोगे अगर कोई डिविएशन। तो ये देख सकते हैं आपकी पॉलिसीज में क्या क्या कवर्ड है, इसके बेसिस पे भी आप ये एक पैरामीटर रख सकते हैं, ये इंश्योरेंस पॉलिसी में चेक कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, आप चेक कर सकते हैं कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इंकर्ड क्लेम रेशियो। तो दोनों में डिफरेंस है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है कि साल में कितने क्लेम्स आए और कितने परसेंटेज सेटल हुआ, तो वो परसेंटेज एक होती है, डिफाइन होती है। आपने देखा होगा पॉलिसीज के जब आप चेक करते हैं तो IRDAI की वेबसाइट का भी लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ जहां आप चेक कर सकते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इंकर्ड क्लेम रेशियो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जनरली आपको 85 to 90% से ऊपर हो तो बेटर है, हायर द बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है आपके लिए। इंकर्ड क्लेम रेशियो होता है कितना अमाउंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, मतलब कितना अमाउंट सेटल करा एक साल में वर्सेस जितना प्रीमियम कलेक्ट करा। तो इंकर्ड क्लेम रेशियो भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है जब आप पैरामीटर है जब आप पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों आप चेक कर सकते हैं IRDAI की वेबसाइट पे, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे भी लॉजिक यही है, हायर द बेटर, जितना अमाउंट ऑफ क्लेम हायर पे होगा उतना वो इंश्योरेंस कंपनी बेटर है। यूजुअली 60% के अराउंड या 60% से ज्यादा ICR है, इंकर्ड क्लेम रेशियो है, सो देन कंपनी कैन बी कंसिडर्ड। मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाली हूँ इसके बेसिस पे, रेशियोज के बेसिस पे टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं और बाकी पैरामीटर्स भी लेते हुए। सो दैट वीडियो विल बी आउट सून, सो स्टे ट्यून्ड। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पूछनी जरूरी है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 12 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर करे, 4 आपके लिए और 8 इंश्योरेंस कंपनी के लिए। पूछना जरूरी है पॉलिसी लेने से पहले, बिकॉज ये समझिए ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आप पॉलिसी सिर्फ आज के लिए नहीं ले रहे हैं कि आज ले लिया नेक्स्ट ईयर पोर्ट करा लेंगे या नेक्स्ट ईयर देख लेंगे कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू नीड टू बी हैविंग द राइट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अच्छे से ड्यू डिलिजेंस पॉलिसी लेने से पहले ही करें। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि पॉलिसी लेने के बाद क्या करना है, वो भी चेक कीजिएगा, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिसी ले चुके हैं तो आपको क्या देखना जरूरी है। ये था मेरी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया या आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो प्लीज बताइएगा, सबको हेल्प मिलेगी। एंड मिलते हैं जल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।
जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब. यू विल गेट द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम. ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. एंड स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.